मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो पीआईए का बहुत अच्छा दौर था। हर अहम मुल्क में डायरेक्ट फ्लाइट जाती थी। उस वक्त पीआईए के ऑपरेशनल जहाज़ों की तादाद 24 थी और 7 जहाज़ मजीद खरीदे जा रहे थे। मुल्क के अंदर हर जगह मैंने खुद जाकर सिक्योरिटी स्टाफ के साथ मीटिंग की, कुछ बदनाम अफराद को निकाल बाहर किया, चंद लोगों को चोरी में मुलव्वस होने पर पुलिस के जरिए गिरफ्तार भी कराया। मगर दूसरी जानब बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों के लिए पीआईए के ऑडिटोरियम में एक तकरीब मुनक्कद कराई, जिसमें चेयरमैन के हाथों उन्हें नकद इनामात और असनाद दिलवाईं, जिससे उनके जज्बों और सिक्योरिटी डिवीजन की कारकर्दगी में बहुत इजाफा हुआ। एयरपोर्ट्स पर काम करने वाले मुख्तलिफ इदारों के दरमियान बाहमी रब्त कायम किया। इस दौरान नई असामियां भी मंजूर कराईं और उनकी भर्ती 100% मेरिट पर की गई। कराची में अच्छे दिन गुजर रहे थे। तनख्वाह भी पुलिस से बहुत ज़्यादा थी। अब तो पुलिस की तनख्वाहें भी बहुत बेहतर हो गई हैं। मुख्तलिफ जगहों के दौरे भी हो रहे थे। अक्सर शाम को मेरे पास कराची में तैनात पुलिस अफसरान में से एडी ख्वाजा, जो मेरे पास एएसपी रहा था और अब एसएसपी साउथ था, डॉक्टर नजम मिर्ज़ा, जो मेरे साथ लाहौर में सर्व कर चुका था और अब सेंट्रल जेल कराची का सुपरटेंडेंट जेल था, और एसएसपी मलीर सनाउल्लाह अब्बासी आ जाते और हम इकट्ठे बात भी करते और गपशप भी लगाते। 8-9 अक्टूबर 1999 को पेशावर के पीसी होटल में जीएम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तमाम जनरल मैनेजर्स और बैरून मुल्क तैनात चंद सीनियर स्टेशन मैनेजर्स ने शिरकत की। एक सेशन में मेरी दाईं तरफ मारूफ स्क्वाश के सुपरस्टार जहांगीर खां और बाईं तरफ मारूफ क्रिकेटर जहीर अब्बास बैठे हुए थे, जो तरक्की करके जनरल मैनेजर्स के ओहदों पर पहुंच चुके थे। उनके साथ स्पोर्ट्स के बारे में हल्की फुल्की गपशप होती रही। कॉन्फ्रेंस के अख्तामी इजलास में शुरका से खिताब करते हुए पीआईए के चेयरमैन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बताया कि पीआईए ने एक साल में 2 अरब रुपए से ज़्यादा मुनाफा कमाया। यानी उस वक्त पीआईए एक कामयाब और मुनाफा बख्श इदारा था, मगर वो पीआईए के अच्छे दौर के आखिरी दिन थे। पीआईए की तरक्की और बेहतर कारकर्दगी की राह में जो चंद रुकावटें थीं, उनमें सिफारशी भर्तियों के अलावा पीआईए मुलाजमीन की यूनियन भी थी। मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो उनके हामियों की यूनियन बन जाती, और अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत होती तो उनके हामी कामयाब हो जाते, और अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत होती तो उनके हामी कामयाब हो जाते। यूनियन के अहदेदार कोई काम नहीं करते थे, वो मुफ्त में चौधराहट भी करते, गैर मामूली बराआत भी लेते और हुकाम को भी दबाव में रखते थे। एक दो बार यूनियन के अहदेदार किसी मुलाजिम की सिफारिश के लिए मेरे पास भी आए, मगर मैंने उन्हें ठोकर जवाब दिया कि मैं किसी यूनियन वगैरह का दबाव कबूल नहीं करूँगा, और जिसने भी जुर्म किया उसे सज़ा मिलेगी। इस पर उन्होंने चेयरमैन साहब से मेरी शिकायत की कि जनरल मैनेजर सिक्योरिटी पीआईए में भी पुलिस का कल्चर ला रहा है, जिससे इदारे के मुलाजमीन खौफजदा और परेशान हैं। मैंने भी उनकी बेजा मुदाखलत पर चेयरमैन साहब से बात की, मगर उन्होंने फ़िलहाल गुजारा करने का मशवरा दिया और कहा कि इस वक्त हम कोई नया महाज खोलना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं यूनियन के अहदेदारों को मगरबी और मशरकी यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक की मजदूर यूनियंस के अहदेदारों के तर्ज अमल के वाक़यात भी सुनाता था कि वहाँ यूनियन के सदर अपनी ड्यूटी से 1 मिनट भी गैर हाज़िरी नहीं करते, मगर यहाँ यूनियन के अहदेदार कोई काम नहीं करते, मगर उन पर इन बातों का कोई असर न होता। जीएम कॉन्फ्रेंस से फारिग होते ही मैं कराची पहुंचा और 10 अक्टूबर की सुबह ज़्यूरिच स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो गया, जहां दुनिया की तमाम एयरलाइंस के सिक्योरिटी सरबराहों की कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले इस नौयत की कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में हो चुकी थी, जिसमें मैं शरीक हो चुका था। ज़ूरिच एयरपोर्ट पर पीआईए के स्टेशन मैनेजर्स के अलावा मेरे दोस्त अंजम जोड़ा ने मुझे रिसीव किया। मैंने किसी होटल में ठहरने की बजाय अंजम के फ्लैट पर रहने को तरजीह दी। कॉन्फ्रेंस चूंकि 13 अक्टूबर से शुरू हो रही थी, इसलिए मेरे पास 2 दिन फारग थे, जिनमें से एक दिन जिनेवा के लिए मखसूस किया गया। चुनांचे 11 अक्टूबर की सुबह अंजम और मैं जिनेवा के लिए रवाना हुए और सह पहर को अपने पुराने दोस्त बिलाल खां, जो पोस्टल सर्विस में था और कई सालों से जिनेवा में ही एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था, के पास पहुंचे। उसे साथ लेकर हमने कुछ देर जिनेवा शहर की सैर की और फिर अपने फॉरेन सर्विस के बैचमेट अजहर इलाही मलिक, जो कई सालों से जिनेवा में था, के घर गए। वहाँ एक और बैचमेट और दोस्त सैयद हबीब अहमद से भी मुलाकात हुई, जो जिनेवा में कमर्शियल काउंसलर थे। चाय के दौरान अजहर मलिक ने मुझसे पूछा कि हुकूमत के मामला ठीक है ना? इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान कशीदगी की खबरें आ रही हैं। मैंने कहा, मेरे ख्याल में तो आर्मी चीफ को दोनों अहम तरीन ओहदे देने के बाद अब मामला ठीक हो जाने चाहिए। इसके अलावा दोनों फरीक दिल में क्या सोच रहे हैं, ये मेरे इल्म में नहीं। बहरहाल सारा दिन जिनेवा में गुजारने के बाद हम रात को वापस ज़ूरिच पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस चूंकि 13 अक्टूबर को शुरू होना थी,
اس لیے میرے پاس 12 اکتوبر کا دن فارغ تھا۔ چنانچہ میں نے آسٹریلیا جانے اور اس کا دارالحکومت ویانا دیکھنے کا پروگرام بنایا، کیونکہ میں وہاں کے کچھ تاریخی مقامات اور شاہی محلات کے وسیعوں اور یہ سبزہ زاروں کی تصاویر دیکھ چکا تھا اور انہیں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ایئر لائن کے ذرائع سے معلوم ہوا کہ ویانا زورچ سے صرف 1 گھنٹے کی فلائٹ پر ہے۔ چنانچہ 12 اکتوبر کو الگ صبح میں زورچ ایئرپورٹ پر پہنچا، وہیں ٹکٹ خریدی اور ویانا کے لیے پرواز کر گیا۔ جہاز 1 گھنٹے میں ویانا پہنچ گیا۔ ویانا میں ہمارا ایک دوست فاروق چودھری کئی سالوں سے UN آفس میں ایک اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا، مگر اس کا رابطہ نمبر میرے پاس نہیں تھا۔ لہٰذا ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی میں ٹکٹ لے کر سٹی ٹور کی بس میں سوار ہو گیا اور سارا دن تاریخی مقامات اور پرانے حکمرانوں کے محلات دیکھتا رہا۔ دن بھر ویانا کی سیر کرنے کے بعد میں شام ڈھلے ایک بارونق بازار میں آ گیا اور کوئی ہوٹل تلاش کرنے لگا۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ تمام گورے انگریز اور تمام گوریاں میمے ہوتی ہیں اور ان سب کی زبان انگریزی ہوتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ کے علاوہ یورپ کے کسی ملک میں انگریزی نہیں چلتی اور زبان کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہوٹل تلاش کرتے ہوئے میں ایک چوک پر پہنچا تو ایک اخبار فروش نظر آیا۔ میں نے سوچا انگریزی کا کوئی اخبار لے لوں تاکہ ہوٹل جا کر آرام سے پڑھوں گا اور آسٹریلیا کے حالات کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل کروں گا۔ اخبار فروش نے سٹینڈ پر مختلف اخبار اور رسائل سجا رکھے تھے۔ میں ایک نظر اخبارات پر ڈالتا اور دوسری نظر سے اخبار فروش کو دیکھتا اور سوچتا کہ اس سے کس زبان میں بات کروں۔ وہ بھی مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آخر میں نے پہل کرتے ہوئے اسے کہا، "کین آئی ٹاک ٹو یو ان انگلش"؟ کیا میں آپ سے انگریزی میں بات کر سکتا ہوں؟ اس کا فوری جواب آیا، "تسی میرے نال پنجابی میں بھی گل کر سکتے ہو۔ آپ میرے ساتھ پنجابی میں بھی بات کر سکتے ہیں"۔ بہت خوب کہہ کر میں نے اسے گلے لگا لیا۔ دیار غیر میں کسی ہم زبان کا مل جانا بہت بڑی غنیمت ہے۔ اس کی زبان اور لہجے سے مجھے فوراً اندازہ ہو گیا اور میں نے پوچھ لیا کہ آپ گجرات سے ہیں؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ اس کا ہاں کہنا تھا کہ میں نے فوراً اگلا سوال کیا کہ آپ فاروق چودھری کو جانتے ہیں جو UNO میں کام کرتا ہے؟ اس نے کہا، جناب یہاں کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو فاروق چودھری صاحب کو نہ جانتا ہو۔ میں نے خوشی اور ایکسائٹمنٹ میں کہا، میری فوراً فاروق چودھری صاحب سے بات کرائیں۔ اس نے فون ملا دیا۔ چودھری فاروق بھی بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، ادھر ہی رہیں، میں 20 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ اس دوران مجھے ایک انگریزی کا اخبار نظر آ گیا جو نکال کر میں اس کی سرخیاں دیکھنے لگا۔ اخبار فروش جس کا نام غالباً سعید تھا مجھ سے بھی باتیں کر رہا تھا اور فون پر اپنے واقف کاروں سے گپ شپ بھی کر رہا تھا۔ اسی دوران اسے ایک کال آئی جس کے جواب میں اس نے کالر سے پوچھا، کیا فوج نے قبضہ کر لیا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا، کہاں؟ اس نے کہا، بدقسمتی سے ایسا پاکستان میں ہی ہوتا ہے۔